गुड इवनिंग स्टूडेंट। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चल रहा है और इसमें आपने सारे लॉज पढ़ लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया, इम्पल्स पढ़ लिया, चेंज इन मोमेंटम वगैरह पढ़ लिए और फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस हो गए हैं। फिर अब आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो वो हमने स्टार्ट किया था, कुछ कल बताए थे। आज हम और सीखेंगे। तो आज की क्लास सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम पर ही बेस्ड है कि किस तरह से इसको बनाया जाता है कनेक्टिंग मोशंस के लिए, मतलब फोर्स, एक्सेलरेशन, मतलब इक्वेशंस हम कैसे डिराइव करते हैं एक पार्टिकुलर सिचुएशन में, वो हम सीखेंगे। कल कुछ बेसिक्स था, आज हम थोड़ा उसका और एलेबोरेट फॉर्म में देखेंगे, ठीक है? तो इस केस में चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि ये देखिए एक क्वेश्चन है आपका, टू फोर्सेस, जैसे एक क्वेश्चन है टू फोर्सेस F1 एंड F2, मतलब F1 की वैल्यू दी हुई है 50 न्यूटन, F2 की वैल्यू दी हुई है 60 न्यूटन, ठीक है? Act on a free body of mass 5 kg in direction shown in figure, and in direction shown in figure. What is acceleration of object along x, y and z axis? बस व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है, ठीक है? चलिए, अब इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, ये इस पे इस तरफ आपकी फोर्स लग रही है F2 और F1 जो है वो इस तरह से है। F2 और F1 के बीच में ये जो एंगल आपकी है, ये गिवन है 127 डिग्री। ये ब्लॉक है, इसका मास है आपका 5 kg। कहने का मतलब इस ब्लॉक जो 5 kg का है, इस पे दो फोर्सेस लग रही है। एक F1 है 50 न्यूटन और F2 है आपका 60 न्यूटन। डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है? फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और जब हमें इस तरह का डायग्राम दिया हो ना, तो हमें करना क्या होता है, जैसे ये फोर्स और ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स से ही आपका एक्सेलरेशन आना है, F = ma। तो देखिए जब हम बनाते हैं, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, क्वेश्चन की ज़रूरत है नहीं अब, राइट? डायग्राम से ही क्लियर हो गया सब कुछ। अब देखो है क्या इसमें, ये दोनों फोर्सेस एक प्लेन में है, एक्स और वाई एक्सिस में होगा। तो सबसे पहले तो हम अपना एक रेफरेंस बना लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये करना ज़रूरी होता है, ठीक है? बॉडी, अगर ये बॉडी चल रही होगी, चूँकि दो फोर्सेस हैं तो बॉडी चलेगी। F1 आपका 50 न्यूटन है और F2 आपका 60 न्यूटन है। तो जिस बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी, तो बॉडी हमेशा जब चलेगी ना, तो अपनी रिजल्टेंट फोर्स के लॉन्ग चलेगी। तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी चलेगी, ठीक? और उसी रिजल्टेंट फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो अब बात आता है कि फोर्स = जब आप फॉर्मूला देखते हो ना ma, ठीक? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास वेक्टर नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमें ये बताया गया है कि जब भी हम फोर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे,
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बॉडी अगर मोशन में है, रिजल्टेंट फोर्स के साथ चल रही है, तो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए। ठीक, अब इस फोर्स को अप्लाई करने का तरीका क्या है कि इस फोर्स में 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर मैंने ये प्लेन बना लिया एक्स और वाई का, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा। तो एक्स फोर्स को हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एक्स, और वाई फोर्स को हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वाई। ठीक है, और अगर जेड होता तो हम एफ जेड को क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ जेड। मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम मोमेंटम सॉल्व करें या फोर्स की इक्वेशन डील करें तो हमारे लिए बेस्ट तरीका ये है कि उसके कंपोनेंट लेके चलना चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या फोर्स है, वाई एक्सिस में क्या फोर्स है, इस तरह से। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स की बात की जाए, रिजल्टेंट फोर्स, तो वो हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, है ना। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है उसमें एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट होने चाहिए। अब चूंकि ये बॉडी आपकी प्लेन में चल रही है और प्लेन मैंने एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट ले लिया, इसका मतलब यहाँ पर जेड कंपोनेंट नहीं है। तो हमारे लिए इस जगह पे इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए नेट फोर्स जो होगा वो उसमें जेड वाली कंपोनेंट नहीं होगी। ठीक, ये जेड वाली कंपोनेंट नहीं आएगी। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये तो कंसेप्ट है और ये हमने अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। 2 फोर्सेस हैं, इन दोनों का मुझे एक्स और वाई देखना है। तो जैसे ही हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई है, तो आप ये देखो कि कौन सा फोर्स एक्स में आ रहा है। तो F2 तो सीधा सीधी एक्स में आ रहा है। अगर इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ इस तरह से एक्सिस, है ना, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो आपको दिख जाएगा कि F2 जो है आपका एक्स एक्सिस में ऑलरेडी है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, F2 वेक्टर को लिख देंगे सीधा। मुझे अब इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक्स एक्सिस में आ गया। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60i, है ना। अगर x और y है तो इसकी इस तरफ यूनिट वेक्टर हम i लेंगे और इस तरफ यूनिट वेक्टर j लेंगे। ठीक है, तो F2 आ गया। अब बात आती है इसका F1 का, है ना। इस F1 का x और y देखना है। तो आप ये देखो कि ये x एक्सिस है और यहाँ पर ये आपकी y एक्सिस हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल 127 था ना, तो ये 90 है, तो ये कितना बन गया आपका, ये 37 आ जाएगा, है ना। ये 90 प्लस 37 आपका 127 हो जाएगा। मुझे इसके लिए ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, F1 के लिए ये एंगल और फिर कंपोनेंट क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि F1 जो है ना तो x पे फिट हो रहा है ना ही y पे फिट हो रहा है। मतलब इस F1 का 2 कंपोनेंट होगा, जो x एक्सिस में काम करेगा और एक y एक्सिस में जाएगा। अब कंपोनेंट निकालने का क्या तरीका है, ये फोर्स है 50, है ना। ये फोर्स कितना है आपका 50 न्यूटन और ये एंगल कितनी आ रही है 37 डिग्री। तो इस वेक्टर का जिसके साथ एंगल बन रहा है ना, जिस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ 37 बन रहा है, तो इस तरफ कॉस का कंपोनेंट होगा। तो हेड की तरफ देखो, ये हेड है तो ये टेल है, तो इसकी 2 कंपोनेंट लेनी है, y और x वाली। y इधर है तो टेल से हम y की तरफ जाएंगे हेड की तरफ डायरेक्शन में। तो ये 50 एक 37 है, तो ये कितना हो गया आपका 50 cos 37। अब ये जो निकला ये क्या चीज़ है आपका, F1 का y कंपोनेंट है। ये क्या था आपका F1। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से अब देखो इधर हेड है तो इसका दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो इस तरफ आएगा, x कंपोनेंट। इधर cos लिया तो इस तरफ क्या आ जाएगा आपका साइन। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 50 साइन 37 डिग्री। और ये कंपोनेंट क्या बता रहा है आपका F1 का x कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आ रही है। मतलब अगर मैं F1 को लिखूं वेक्टर फॉर्म में तो इसका F1 x कंपोनेंट और F1 y कंपोनेंट इस तरह लिखना बताया था। अब F1 x कितना हो गया आपका,
ये वाला, ये माइनस एक्सिस में तरफ है, देखो ये एक्स पॉजिटिव है तो इस तरफ क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -50 साइन 37 डिग्री आई प्लस वाई, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो ये कितना हो गया आपका 50 कॉस 37 डिग्री जे, वाई एक्सिस में जे यूनिट वेक्टर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब देखो जब मैंने कंपोनेंट निकाल लिया तो कंपोनेंट निकालने से मुझे मिला क्या, आपका पहले ये फोर्स था F2, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे आ गया, फिट हो गया, है ना। अब F1 जो आपका इस तरह से था ये वाला, ये एंगल कितनी थी 127, ये था आपका F1। तो मुझे सारे वेक्टर का जैसे मैंने बताया कंसेप्ट होता है कि एक्स और वाई कंपोनेंट में डील करना है, तो मैंने क्या किया, इसका कंपोनेंट निकाल लिया। जैसे ही इसका कंपोनेंट आया तो ये फोर्स अब रहा नहीं, ये फोर्स नहीं रहा, तो अब हमारे पास एक F2 इधर है, ये पॉइंट आपका वही मास है m, है ना, जिस पे फोर्स लग रहा है, और एक पीछे लगा आपका ये वाला कंपोनेंट, ये कितना है F1y, और एक कंपोनेंट आ गया आपका ये कितना हो गया, सॉरी ये F1x है और ये F1y है। ठीक है, अब F1x की वैल्यू आपने देखा ये वाली है और F1y की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, बात समझ में आए। अब मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये cos 37 sin 37 क्या होता है, इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई नहीं थी, तो ये हम कैसे निकालेंगे। देखिए जिनको नहीं पता है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, ये 37 और cos 37 की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गई। अब मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5, 3 4 5 सेटिस्फाई कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कैसा होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है ना, इंजीनियरिंग टूल है जिसको आपको याद करना चाहिए फिजिक्स में। अब जहाँ 3 और 5 वाला साइड है उसके साथ ये जो एंगल बन रही है ना, ये हो जाएगी 53 डिग्री। समझ में आया मैंने क्या बोला, 3 और 5 के साथ जो एंगल इंक्लूड होगा वो 53 डिग्री होगा। ये 90 है तो ये कितना हो गया आपका 37 डिग्री ऑटोमेटिक हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो मैंने F1x निकाला था, है ना, F1x क्या था -50 sin 37, ये था ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 37 यहाँ से क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, मतलब 50 इंटू 3/5, ये कितना आ गया -30 F1x। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डाल सकते हो -30, ये पूरी वैल्यू क्या होगी -30। उसी तरह से 50 cos 37, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा F1y 50 cos 37। अब cos 37 यहाँ से देखिए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 40 न्यूटन, है ना। समझ में आई बात। तो अब आप देखिए ये F2 इस तरफ है 60 न्यूटन, है ना, दूसरा डायग्राम आप यहाँ पे बनाएंगे, और ये F1x कितना है आपका, ये कितना आया, ये 30 न्यूटन, है ना, माइनस तो ये बता रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ये F1y कितना है आपका 40 न्यूटन। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन में आपका डायग्राम दिया हुआ था उसके हिसाब से जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, एक्स और वाई एक्सिस पे फोर्सेस को लिया, तब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्स एक्सिस में दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 60 न्यूटन इस मास पे इस तरफ, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में 30 न्यूटन, और इस तरफ क्या लग रहा है आपका 40 न्यूटन। दोनों एक जैसे फोर्स हैं, है ना, तो ये आपस में इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इधर 60 है इधर 30 है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा +60 -30, कितना हो गया +30। तो ये फोर्सेस का जो नया डायग्राम बनेगा आपका,
ये यहाँ से चेंज होकर अब ये ऐसे हो जाएगा और ये हट जाएगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया 30 न्यूटन। तो अब हमारे इस मास पे ये फोर्स लग रही है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि डायग्राम कैसे चेंज हो गया फोर्स का। पहले आपका ये मास था m, इधर आपका लग रहा था F2 = 60 न्यूटन, और ऐसे एक फोर्स लग रही थी F1, ये था 50 न्यूटन, और इनके बीच में एंगल कितना था 127 डिग्री। तो इस मास का मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्स आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस मास को मैंने पॉइंट बना दिया और सारे फोर्सेस को एक्स और वाई में ले आया, देखो, है ना। तो अब ये ऐसे आ गया, हमारा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि अब इससे हम आगे इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे या फर्दर डायग्राम रिड्यूस नहीं होगा। तो अब हमारे पास कंसेप्ट क्या रह गया कि अब जो हमारी जो नेट फोर्स आ रही है उसका मैग्नीट्यूड, अब यहाँ से आप लिख सकते हो नेट फोर्स क्या हो गया, ऐसे, है ना। इसका ये नेट फोर्स हो गया, ये जो निकला आपका नेट फोर्स हो गया। इसमें एक्स वैल्यू है 30 और ये है आपका 40 न्यूटन। तो अगर मैं नेट फोर्स लिखूं वेक्टर फॉर्म में तो ये हो जाएगा आपका 30I + 40J। क्वेश्चन में ये पूछा नहीं था, लेकिन आप इसको समझिए कि इस मास पे नेट फोर्स ये है वेक्टर फॉर्म में। कैसे आया आपको समझ में आया, ठीक, जिसमें ये x कंपोनेंट की वैल्यू हो गई और ये y कंपोनेंट की वैल्यू हो गई। आपको निकालना था एक्सेलरेशन। इसी नेट फोर्स को मैं क्या लिख दूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये क्या आ गया आपका 30I + 40J, ठीक है, फाइन। अब देखिए मास आपको दिया हुआ था 5 kg, तो m की जगह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे 5a। ये 5 अब इधर डिवाइड होगा तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा आपका 5/36I + 8J, 5 8 जा 40, है ना। तो ये एक्सेलरेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैंने इस बॉडी जो क्वेश्चन था उस पर पहले ये देखा कि फोर्सेस को एक्स और वाई में कैसे कन्वर्ट कर लिया, उसका मैंने डायग्राम बना लिया, वैल्यू आ गई। फिर जो फाइनल डायग्राम मुझे दिख रहा था उससे मैंने नेट फोर्स निकाला वेक्टर फॉर्म में। ये स्टेप्स है क्वेश्चन बनाने का, ऐसे क्वेश्चंस को। और फिर F = ma डाल दिया तो उससे हमारा एक्सेलरेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में ही आंसर पूछता है तो ये फोर्स का आंसर हो जाता है, ये एक्सेलरेशन का आंसर हो जाता है। लेकिन आपसे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्सेलरेशन बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर कोई वेक्टर जैसे fx है ना, सॉरी f है, देखो ये f है, ये वेक्टर है, इसमें x कंपोनेंट है और इसमें y कंपोनेंट है, और मान लो अगर z कंपोनेंट भी होता है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड हो जाता है √fx² + fy² + fz², ठीक है। ये वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट हो गया, एक x और एक y, z है नहीं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मॉड क्या हो जाएगा आपका √6² + 8², ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल आ जाएगा आपका, सॉरी ये वैल्यू आ जाएगी 36 + 64 मतलब 100 मतलब 10। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आया 10 मीटर/सेकंड²। समझ में आया, यही आंसर है। कैसे बनाया हमने, अब आपको इसको पहली बार पढ़े हो तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें वेक्टर है और वेक्टर चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती। सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है जो नहीं पढ़े हैं ठीक से। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे कि कहाँ पे क्या सर बोल रहे थे, है ना, चीज़ों को समझना कोशिश करोगे तो बन जाएगा। चलिए, एक तो ये तरीका था कि हम इस क्वेश्चन को लेने का मेरा पर्पस बस इतना था
कि एक बॉडी जब चलेगी तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में चलेगी, पहली चीज़। वो रिजल्टेंट फोर्स में कंपोनेंट अलग लेना है, मतलब मुझे एक्स की ट्रीटमेंट अलग करनी होगी, वाई की ट्रीटमेंट अलग करनी होगी, फिर हम जा कर के फाइनल पिक्चर देखेंगे कि रिजल्टेंट क्या है, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना तो समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यहां से आप अब एक्चुअल एफबीडी सीखेंगे। कल भी मैंने कुछ बताया था, अब आज देखो। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, इसमें दो बॉक्सेस हैं, एक ए है और एक बी है, और वो ग्राउंड में रखा हुआ है यूं, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दो बॉक्सेस हैं, ए एंड बी, इस तरह से कांटेक्ट में है। क्वेश्चन है बॉक्सेस ए एंड बी ऑफ मास एम ए आपका दिया हुआ है, मास ऑफ ए 1 kg, mass of B is 2 kg. These two boxes are placed on a smooth horizontal plane. ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस इसलिए यहाँ पे मेंशन की गई क्योंकि यहाँ पर जब बॉडी चलेगी तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा है, इसमें सबसे लास्ट टॉपिक आपका सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स होगा, जिसमें सर्कुलर मोशन में फोर्स पढ़ेंगे, उसके पहले फ्रिक्शन पढ़ेंगे, और उसके पहले हम ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा फ्रिक्शन आएगा और फिर आएगा। तो अभी ये सब चीज़ें, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, जब आप फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब जाके और क्लियर होगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि स्मूथ सरफेस कहने का मतलब हो गया कि जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे कोई फोर्स, ग्राउंड इस पे कोई फोर्स एक्स एक्सिस में नहीं लगा रहा है, इसका मतलब यही है अभी समझने के लिए। तो ए का मास है 1 kg, बी का मास है 2 kg, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। फिर क्वेश्चन है कि अ मैन पुशेस 1 kg बॉक्स विथ ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी जो है इस ए वाले ब्लॉक को 6 न्यूटन फोर्स से पुश कर रहा है, यूं, है ना। इधर कोई आदमी होगा जो इस बॉक्स को 6 न्यूटन फोर्स से पुश कर रहा है। ठीक है, 1 kg वाले ब्लॉक, ए का 1 kg है तो इसी को 6 न्यूटन से पुश कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन, find acceleration and reaction force between the boxes। है ना, मतलब ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है और इस बॉक्स के बीच में रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन मतलब फोर्स। ठीक है, अब देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे बनाने के लिए इस क्वेश्चन को एफबीडी बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का अलग अलग लगेगा। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए कि एक तो स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड कोई फोर्स सिस्टम पे नहीं लगा रहा, ए और बी हमारा सिस्टम हो गया। जब आप 6 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि बी पे 6 न्यूटन ही आएगा, दोनों बॉडी हो सकता है आगे जाएगी, है ना, मोशन में रहेगी इस फोर्स के लगाने से। तो ए पे तो 6 न्यूटन लगा, तो क्या ए और बी जब चलेगा तो क्या 6 न्यूटन से ही चलेगा? 6 न्यूटन आपने ए पे लगा दिया तो क्या ए जो है 6 न्यूटन से चल रहा है? जरूरी नहीं है। क्यों? वो डिपेंड करेगा। देखो, जब आप इस पे 6 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ए इसको पुश करेगा, ए इसको पुश करेगा तो बी आगे चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे जब ये ए इसको पुश करेगा ना तो ये कौन सा है? कांटेक्ट में आया ना, कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स पेयर में लगती है, हमेशा याद रखना, कांटेक्ट वाली फोर्स पेयर में लगेगी। मतलब
थर्ड लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे, न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ए ने इसको पुश किया तो बी भी इसको पुश करेगा, कांटेक्ट की फोर्स पेयर में। अब यही आपका रिएक्शन फोर्स है जो यहाँ पूछा गया ना कि रिएक्शन फोर्स बिटवीन द बॉक्स। तो ये जो मैंने ब्लू कलर बनाया है जो पेयर में है, यही आपका रिएक्शन फोर्स है एन। ठीक, बात समझ में आई? अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बनाने के लिए, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे मोशन के लिए कि एक्स और वाई क्या है। तो सबसे पहले हम इधर बना देंगे एक्स एक्सिस और इधर बना देंगे हम वाई एक्सिस। मतलब ये ग्राउंड है, बॉडी इधर चलेगी तो हम इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, और ऊपर अगर चली तो ये वाई एक्सिस हो गया। तो बॉडी ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि ग्राउंड इस पर कोई फोर्स लगा नहीं रहा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं था। इधर हम फोर्स लगा है, तो फोर्स का कंसेप्ट क्या होता है, बॉडी हमेशा रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में जाएगी। तो एक ही फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस में 6 न्यूटन, तो बॉडी ये पूरा सिस्टम चलेगा तो इसी डायरेक्शन में चलेगा। अब बात आती है कि कौन कितने फोर्स से चलेगा या इनका एक्सेलरेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होगी। अगर हम ए का बनाएं तो इसको पॉइंट कर दो, देखो एफ बी डी कैसे बन रहा है, ये ए बॉडी हो गई, ए को पॉइंट बना दिया, नीचे लिख दिया ए। अब इस पर लगने वाला फोर्स कौन सा है, पहला 6 न्यूटन, बाहर की तरफ लग रहा है, ये 6 न्यूटन आ गया। ठीक है, और ये नॉर्मल फोर्स है ना। तो अगर मैंने न्यूटन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एसआई यूनिट, तो इस नॉर्मल फोर्स को जो रिएक्शन फोर्स है इसको आप आर लिख दो। तो ये ए पे लगने वाला, देखो ये कांटेक्ट फोर्स जो है आर पेयर में लग रहा है, तो ए ने इधर लगाया, बी ने इधर लगाया। हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं, ए का। तो ए पे लगने वाला इस दोनों ब्लू लाइन में कौन सा ब्लू लाइन होगा, ए पे कौन सा लग रहा है, जो इधर लग रहा है, इधर वाला। तो ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया इस डायरेक्शन में, तो ए पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स ये है। ठीक है, ये ब्लॉक ए है। बात समझ में आए? ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है। तो हमने ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, और अब हम बी का भी बना लेते हैं पहले। जैसे मैं यहाँ बी का बना लूँ, या बी का इधर बना इस तरफ, है ना, यहाँ भी बना लेते हैं। तो बी पे लगने वाला एक ही फोर्स है, और वो क्या है, जो ए ने बी को पुश किया वो आर, और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम जैसे पहले भी मैंने देखा था, रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं। तो F इजिकल टू, जब आप MA करते हो ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये F जो होता है वो नेट फोर्स होता है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो अगर मैं A के लिए अप्लाई करूं, तो A के लिए, हाँ, A के लिए आपका नेट फोर्स क्या होगा, इधर 6 न्यूटन है और इस तरफ R है, ये भी फोर्स है, रिएक्शन फोर्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 6 माइनस R। ठीक, लिख दिया। अब ये नेट फोर्स होता क्या है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका हो जाएगा, ए का। ये कितना आ गया, 6 माइनस R। अब मास देखो, ए का मास दिया हुआ है कितना, 1 kg, तो ये हो गया 1। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए 1 इंटू ए इजकल टू 6 माइनस R। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए आपको निकल के आया, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकल के आया आपका 6 माइनस R। ठीक है, बात समझ में आया? अब आ जाइए यहाँ पर बी के लिए। ये तो ए का काम हो गया, बी पे एक ही फोर्स लग रहा था, तो यही रिजल्टेंट फोर्स ही हो गया, क्योंकि और कोई और फोर्स यहाँ पे है नहीं। तो बी के लिए जब हम बनाएंगे इक्वेशन, तो यहाँ भी आपका वही फॉर्मूला लगेगा, नेट फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर नेट फोर्स आपका आ रही है, एक ही फोर्स है, बी का मास है 2 kg और एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो आर इजिकल टू क्या निकल के आया आपका यहाँ पर, 2ab, है ना। इसको आप इक्वेशन 1 कर दो, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ रही है? अब बात ये आती है, क्वेश्चन में आपको कहीं लिखा है, देखो ये हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम से बेसिक सीखा, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको इतना समझ में आया? अब इसमें मैंने किया क्या, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए लिया, यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन ऑफ बी लिया। तो ये चीज़ क्या बता रहा है कि जब बॉडी ऐसे चलेगी, अगर दोनों का डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा तो ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहेगा। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों का अगर एक्सेलरेशन अलग हो गया तो जिसका ज़्यादा होगा वो आगे निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्वेश्चन पे हम वापस जाते हैं। ऐसा कुछ दिया है कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग है? ऐसा नहीं दिया हुआ है। मतलब मुझे रिएक्शन के साथ एक्सेलरेशन बताना है। मतलब अगर दोनों बॉडी चलेगी तो दोनों के बीच में रिएक्शन भी होना चाहिए और फिर एक्सेलरेशन देखना है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर रिएक्शन है थ्रू आउट द मोशन तो ये रिएक्शन तभी होगा ना जब दोनों कांटेक्ट में होगा। अगर मैं यहाँ पे जैसे दोनों का एक्सेलरेशन अलग कर दूंगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं रहेगा। बात समझ में आया मैं क्या बोला? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग हुआ तो बॉडी अलग हो जाएगी, तो जैसे कांटेक्ट खत्म होगा रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ए और ए बी ये अलग अलग हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अगर ये कांटेक्ट है फॉर ऐसे टू मेंटेन कांटेक्ट थ्रू आउट, टू मेंटेन कांटेक्ट थ्रू आउट बिटवीन ए एंड बी, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ए इजकल टू ए बी, अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, तभी कांटेक्ट सेम रहेगा तो कांटेक्ट बना रहेगा और रिएक्शन रहेगा। तो अब दोनों अगर सेम है तो इसको आप ए मान लीजिए। ठीक, अब हमारा इक्वेशन ये क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन, इस ए को मैं लिख दूंगा ए, है ना? ये जो ए है एक्चुअली में ये ए हो जाएगा, है ना? तो ये आपको इक्वेशन लिखने समय ही सोच लेना चाहिए कि ये एक्सेलरेशन डिफरेंट नहीं होगा। और फिर यहाँ पे जैसे मैंने 2ab लिख दिया तो ये भी आपका ए होगा। ठीक है, अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं देंगे। अब आपके पास दो इक्वेशन है, a इजिकल टू 6 माइनस आर एंड r इजिकल टू 2a। अब हमारा सॉल्व हो जाएगा आसानी से क्वेश्चन। क्या करेंगे? r की वैल्यू 2a यहाँ पे डाल देंगे, तो a इजिकल टू 6 माइनस 2a, तो 3a इजिकल टू 6, a इजिकल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। कंसेप्ट समझ में आया? जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ से आप r निकाल सकते हो। देयरफॉर r इजिकल टू 2 इंटू 2 4 न्यूटन, है ना? ये आपका आंसर हो गया। क्या मैंने बोला आपको समझ में आया? तो फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं ये आपने सीखा। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि स्मूथ सरफेस है तो ग्राउंड आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स दे नहीं रहा है, प्लस ब्लॉक ग्राउंड पे ही चल रही है, मतलब वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, इसलिए मैंने वाई का इसमें फोर्स आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर मैं वाई का भी फोर्स इसमें आइडेंटिफाई कर लूँ तब क्या होगा? देखो, जैसे ये है आपका ब्लॉक ए, अगर मैं ये बताऊं इसी क्वेश्चन में कि ए पे टोटल फोर्स बताओ कितना लग रहा है, तो ये मैंने ए कर दिया। हाँ, इस पे एक फोर्स आपका इधर लगा 6 न्यूटन और ये नॉर्मल रिएक्शन लगा आर। ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाली हो गई। वाई एक्सिस में क्या होगा? ये जो ए है इस ग्राउंड को पुश कर रहा है, कितने फोर्स से? इसके वेट से, mg mag। तो अगर ये ग्राउंड को पुश करेगा तो ग्राउंड भी इसको पुश करेगा, तो यहाँ भी एक वाई एक्सिस में भी एक रिएक्शन आएगी। वो रिएक्शन मान लो आपका r डैश है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये वाली ऐसे ये भी पेयर में होगा, तो ए पे यही टोटल फोर्स लग रहा है।
तब इन दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी, है ना। इन दोनों का आपस में बराबर होना पड़ेगा। क्यों बराबर होना पड़ेगा? अगर मान लो R डैश ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक उठ जाएगा, है ना। अगर ग्राउंड इसको ज़्यादा पुश कर देगी तो फिर ये उठ जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे लिफ्ट हो जाएगा, एक तो लिफ्ट हो गया, फिर ये R डैश भी नहीं रहेगा क्योंकि कांटेक्ट नहीं है। तो कांटेक्ट वाली फोर्स ये या फिर ये या फिर यहाँ पर, ये तभी रहेगी ना जब कांटेक्ट रहेगा। कांटेक्ट नहीं है तो ये वाली चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। उसी तरह से तो मैंने यहाँ पे y का कोई इक्वेशन बनाया नहीं चूंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। उसी तरह से अगर मैं B कर देखूं कि इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे थे, तो ये जो टेक्निक है ना, इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। अब अगर मैं B का देखूं कि B पे कितने फोर्स लग रहे थे, तो पहले X का देखते हैं। तो B पे X पे लगने वाला सिर्फ R है, फिर इसका वेट नीचे लग जाएगा mg, वेट mg होता है। तो जैसे ये वे इसको ग्राउंड को पुश करेगा तो ग्राउंड भी इसको पुश करेगा, तो ये कांटेक्ट फोर्स है ना। तो ये हो गया आपका R डबल डैश मान लो। अब ये दोनों, जैसे मैंने यहां बताया था कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, लेकिन इनकी फोर्स वैल्यू सेम होगी, है ना। तो इस y डायरेक्शन में आपका न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लग रहा है क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। लेकिन फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस ये हो गया 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? उसी तरह से यहाँ भी y एक्सिस पे ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है और ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ भी नहीं लग रहा और ये नेट फोर्स y एक्सिस यहाँ भी 0 है। लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स दिख रहा है ना आपको, पेयर वाला, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लग रहा, यहाँ नहीं लग रहा, लेकिन ये लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये दोनों फोर्स एक जैसे फोर्स हैं। यहाँ पर ये दोनों फोर्स अलग अलग फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों का नेचर चेंज हो गया। इसलिए ये दोनों आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑबे नहीं करेगा y एक्सिस में यहाँ भी, लेकिन ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑबे कर रहा है, एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको? क्या बताया है ना? ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक बात मैंने जो बार बार बोल रहा हूँ वो क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और ये हमेशा पेयर में आएगा, है ना, एक दूसरे पे लगेगा, कभी भी सिंगल नहीं आएगा। कांटेक्ट फोर्स हमेशा पेयर में होगी। अब वो पेयर एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है अगर दोनों पेयर में दोनों एक जैसे फोर्स हों, तभी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। अगर एक जैसे नहीं है तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। ठीक, चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सारे FBD। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कर क्या रहे हैं मैं FBD में। फिर एक क्वेश्चन है आपका, दो ब्लॉक हैं, एक A है और एक B है। B इस तरफ है और A आपका इस तरफ है ना। टू ब्लॉक्स A एंड B ऑफ मासेस M1 एंड M2, मतलब A का जो मास है M1 है और B का जो मास है वो M2 है। कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग, मतलब इन दोनों को लाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया। ये स्ट्रिंग इज लाइट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? स्ट्रिंग इज लाइट। इसका क्या मतलब होता है कि इस स्ट्रिंग में का मास नेग्लिजिबल है और अगर इसमें टेंशन आया तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो टेंशन है, टेंशन भी फोर्स होता है, वो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? इसमें मास ही नहीं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो जब मास ही नहीं है तो फोर्स चेंज नहीं होगा। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फोर्स चेंज नहीं होगा, या यहाँ जो टेंशन होगा वो चेंज नहीं होगा, इसलिए इस वर्ड को लिखी गई है। इसका मतलब यही है, स्ट्रिंग इज लाइट।
तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, 2 blocks A and B of masses m1 and m2 connected by light strings are placed on smooth floor. तो ये जो फ्लोर है फिर स्मूथ है, स्मूथ का मतलब इस यहाँ पे कोई, जैसे ये बॉडी चलेगी ना, जैसे ये इधर चला तो इसके पीछे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसको रोकेगा नहीं, मतलब ग्राउंड इस पर कोई डिसिपेटिव फोर्स या इसको अपोज करने वाला फोर्स नहीं लगा रहा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि इफ द ब्लॉक ए इज पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स एफ, मतलब ए को अगर मैं एक एफ से पुल करूं और ये एफ जो है आपका कांस्टेंट फोर्स है, ये दिया हुआ है कि ये जो है कांस्टेंट फोर्स है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इफ ब्लॉक ए इज पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स एफ, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। फाइंड acceleration of both the block and tension in the string connecting them and tension in the string, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए कैसे बनाएंगे। मुझे यहाँ पर 2 ब्लॉक है ए और बी, दोनों लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ए को एफ फोर्स से खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, एक तरह का ये ट्रेन हो गया, ट्रेन देखा है ना आपने, इंजन है, तो जो एफ फोर्स लग रहा है ना वो इंजन है, और ए और बी क्या हो गया, उसके कोचेज हो गए, ट्रेन के कोचेज हो गए। तो क्या आपने देखा है कि इंजन चलेगी तो चार डिब्बे आगे गए और 2 डिब्बे पीछे छूट गए? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है। सब सारे डिब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना। तो जब इंजन पुल करेगा तो सारे ब्लॉक को पुल करेगा, ठीक है, कोई बीच में छूटेगा नहीं। जितने होंगे 10 हो, 12 हो, 14 हो, जितने भी हैं, जितने भी डिब्बे होंगे, कोचेज होंगे, वो सब साथ में चलेगा। या मान लीजिए आपकी कार खराब हो गई और कोई दूसरी कार आपकी कार को पुल करके लेके जा रही है ना। ये मान लीजिए आपकी जो कार है वो खराब हो गई है, ये कोई दूसरी कार है जो ठीक है, वो आई, हुक लगाया आपकी गाड़ी पे, अपनी गाड़ी में कनेक्ट कर लिया और ये चल पड़ा फोर्स लगा के, ठीक है। तो जब ये चला रहा है तो हमारा पर्पस क्या है कि ये चलता रहे साथ साथ। तो ये फोर्स, अब आ जाओ सिस्टम में, ये फोर्स इस तरह का है कि ये पूरे सिस्टम को चलाना है। तो ये जरूरी है कि दोनों का एक्सेलरेशन इसके हिसाब से ही हो, मतलब सेम एक्सेलरेशन हो। अगर चला, इसमें से किसी का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया तो बॉडी अलग हो जाएगी। मतलब अगर इसने पुल किया एक को और इसके एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई, दोनों शुरू में चलेगा फिर टूट जाएगा, ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। क्यों? इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई, ये तेज भाग गया। तो मशीन इस तरह से काम नहीं करती है। तो मशीन का काम ये होता है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग लगाई भी जाती है ना, तो वो उसी हिसाब से लगाई जाती है कि टूटे नहीं, ठीक है। तो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, सीधी सी बात ये है कि आप ये समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो। तो दोनों ब्लॉक को अगर इसी फोर्स से चलना है, यही फोर्स अगर ड्राइविंग फोर्स है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, कभी अलग अलग नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने की जो मेरा पूरा सिस्टम है ना, ये एक ही मास मान लो इसको। तो हम क्या कर देंगे, जब दोनों का एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम a + b कर देंगे, एक ही ब्लॉक कर देंगे और इसमें एफ फोर्स से चला। तरीका बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना। ये हमारे लिए एक ही बॉक्स हो गया और जिसको ये खींच रहा है। तो अब F = क्या हो जाएगा, ma होता है। तो मास ऑफ A + मास ऑफ B दोनों को जोड़ दिया इंटू एक्सेलरेशन, सीधा F = ma। तो ऐसे क्वेश्चंस में कनेक्टेड मासेस में जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर बॉडीज को पुल करेगी तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, अलग अलग हो ही नहीं सकता। नहीं तो फिर ये मोशन नहीं रहेगा, मतलब ये कहीं पीछे छूट जाएगा, ये कहीं आगे निकल जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा। तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। इस टेंशन के रहते हुए हमें इसको पुल करना है, तो ज़रूरी है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो।
जैसे मैंने बताया आपकी कार खराब हो गई है ना, तो पर्पस है ना कि ये उसको खींच के उसकी जगह पे ले जाए जहाँ इसको लेके जाना है। तो ये ऐसा तभी होगा जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। और आपने देखा होगा कि जब बॉडी चलती है ना आपस में, कोई कार एक दूसरे कार को खींच रही है, तो कभी ये इससे टकराता नहीं है, ये पीछे पीछे ही रहेगा। क्यों? एक्सेलरेशन सेम होगा। टकराने का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो एक ड्राइवर इसमें बैठा रहेगा, एक ड्राइवर इसमें बैठा रहेगा। इस ड्राइवर की ड्यूटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका पर्पस ये इस बात को मेंटेन करता है कि हमें एक्सेलरेशन कितना रखें कि स्ट्रिंग सीधी रहे। ठीक, मतलब एक्सेलरेशन सेम रखें, स्ट्रिंग सीधी रहेगी, इससे ये बताएगा कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो रहा है। तो चलिए अब यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ गया, a ma आपका 1 है, ये m2 है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ना, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन का तो आंसर हो गया a/f/m1 + m2। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा एक्सेलरेशन ऐसे निकाल दोगे सीधा, कनेक्टेड मासेस को एक मास बना देना। ठीक है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन तो आ गया। अब बात यह है कि हमें टेंशन निकालनी है, इस स्ट्रिंग की टेंशन निकालनी है। तो ये टेंशन निकालने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम पे जाना होगा। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या जाना पड़ेगा मुझे? देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम होता है अलग अलग बनाने के लिए। तो जैसे ये ए है ना, इसमें हम एक्स का भी फोर्स बना सकते हैं, वाई का भी बना सकते हैं। सिस्टम हमारा एक्स में चल रहा है तो हमें वाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि पूरी सिस्टम एक्स एक्सिस पे चल रही है, इसका मतलब हो गया वाई एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स क्या हो गया वाई एक्सिस का? 0। तो हमें उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ग्राउंड पे चल रहा है मतलब सिर्फ मुझे एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम देखना है। तो एक्स एक्सिस में फोर्स आइडेंटिफाई करो। ए का लिया, ये स्मूथ सरफेस है, मतलब ये तो कोई फोर्स दे नहीं रहा ग्राउंड, और आपने एफ को इधर पीछे खींचा एफ से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो जैसे ही एक को आपने एफ से खींचा है ना, तो ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग पुल करेगा किसको? बी को। तो स्ट्रिंग में फोर्स आ गया, टेंशन। अब ये जो टेंशन होता है ये कांटेक्ट फोर्स है, ये हमेशा आपका पेयर में लगेगा, ऐसे इधर से भी उधर से भी। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स मैंने बताया था पेयर में लगता है। अब ए पे लगने वाला टेंशन कौन सा है? तो ए पे लगने वाला टेंशन ए से बाहर, कांटेक्ट फोर्स हमेशा बॉडी से बाहर वाली कंसीडर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक टेंशन ऐसे भी आ रही है ना, तो अगर आप ऐसे टेंशन शो कर दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी पर आ रहा है, बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये इधर आने वाला टेंशन ए पे नहीं है, ए पे लगने वाला टेंशन पीछे वाला है ये, और इसका दूसरा पैर जो सामने आ रहा है ना वो किस पे लग रहा है? बी पे। तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम इधर है, बी पे ये टेंशन इधर लगा, और बी पे और कोई एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ए का और बी का। बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना था? टेंशन निकालना, इसी टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो नेट फोर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F = ma जो होता है ये नेट फोर्स होगा, है ना। तो ए के लिए ये फॉर्मूला लगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा? एक्स एक्सिस में दो फोर्स लग रही है, एक F और एक T। अब पूरा सिस्टम इधर ही चल रहा है ऐसे, है ना, F ही पुल कर रहा है ना, उसका मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तभी पुल हो रही है। तो F - T, नेट फोर्स क्या लिखेंगे हम? F - T। किस पे लग रहा था? ए पे। इसका मास क्या है? m1। तो m1 × a, एक्सेलरेशन तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, एक तो हमने a निकाल लिया था यहाँ पर, ये क्या था? F/m1 + m2, है ना, ये पहले वैल्यू आ गई थी। ठीक, तो a के लिए मैंने ये इक्वेशन बनाया। अब b के लिए बनाओ। b में एक्स एक्सिस में एक ही फोर्स है T, तो T = इसका मास क्या है? m2 × a। ये एक्सेलरेशन अलग नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया?
अब आप देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो शायद यही इक्वेशन मुझे मिल जाएगा जो मैंने पहले बना दिया था बिना इस इक्वेशन को लिखे, है ना। इन दोनों को ऐड करके देखो क्या होगा। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या दिखेगा, f माइनस टी इज इक्वल टू m1a और t इज इक्वल टू m2a। ऐड करो, कैंसिल, f इज इक्वल टू क्या आ गया, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो a आ गया आपका f बाय m1, ये डायरेक्ट आ गया। ये तो मैंने पहले ही लिख दिया था, तुम क्यों, कंसेप्ट पता था कि वो अलग हो ही नहीं सकता। ठीक, चलिए, तो इसको ऐड करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। मुझे निकालना है टेंशन, है ना। तो सिर्फ हमारे लिए ये इक्वेशन काम का, ये टेंशन का इंडिविजुअल इक्वेशन दिख रहा है। तो आप यहाँ पर करो क्या, m2a की वैल्यू डाल दो, ये f बाई m1 प्लस m2, यही आंसर हो गया। मतलब टेंशन इज इक्वल टू m2f बाई m1 प्लस m2। फिजिक्स में जो आंसर बताई जाती है ना, वो हमेशा क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होगा उसी के टर्म्स में, हम कुछ अलग नहीं बताएंगे। ठीक है, एक बात देखिए क्या बताया, कैसे बताया, सब समझ में आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन एबीडी का। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपके पास जो भी बुक है देखना बनेगा। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है ना, ये ग्राउंड है, थीटा, यहाँ पर एक पुल्ली लगी हुई है, ये पुल्ली लगा हुआ है। ठीक है, मान लो ऐसे इसको फिक्स किया हुआ है यहाँ पर, और एक स्ट्रिंग चला पुल्ली से ऐसे, इस तरफ ब्लॉक है बी, और इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉक्स आ रहा है आपका ए, और ये एंगल दिया हुआ आपको थीटा। मतलब एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके टॉप पे पुल्ली फिक्स्ड है। ठीक, इस पुल्ली से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है जो दो मासेस को कनेक्ट कर रहा है, एक ए है और एक बी है। बी हैंग कर रहा है सीधा और ए आपका इंक्लाइन प्लेन पर है। मतलब अगर बी नीचे आएगा तो ए इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चलेगा, एक तरह का मशीन है ये। और अगर ए नीचे गया प्लेन पे तो बी ऊपर जाएगा, मशीन है। ठीक है, और ये जो स्लोप है ना, इसके बारे में दिया हुआ है कि स्लोप स्मूथ है, इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये दिया हुआ क्वेश्चन, जब ए ऊपर जाए तो इसके पीछे इसको कोई रोकने वाला नहीं है, स्मूथ सरफेस है, ग्राउंड को फोर्स नहीं लगा रही है एक्स एक्सिस में। या ये नीचे आएगा तो इसको ऊपर खींचने वाला कोई नहीं है। स्मूथ का मतलब ये हो गया कि डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट, इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट। फिर आपको दिया हुआ है इसमें क्या, उसके बाद इसको फ्री कर दिया गया। पहले ये रेस्ट में था, अब फ्री कर दिया। मतलब फ्री करने का मतलब ये चल सकता है या तो नीचे या फिर ऊपर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड
टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग, सीधी सी बात है, दोनों का एक्सेलरेशन फिर सेम हो जाएगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और मशीन है ना, ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये नीचे आएगा। अलग अलग एक्सेलरेशन देंगे तो ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं, ये तो जैसे टूटेगा, अलग एक्सेलरेशन होने का मतलब हो गया कॉन्टैक्ट टूट गया, तो रस्सी टूटेगी, तो डिफरेंट एक्सेलरेशन में रस्सी टूट जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, या फिर नहीं टूटा तो ये बी इससे जाके टकरा जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ये मशीन खराब हो जाएगा। सीधा सा बात है, मशीन को काम कराना है तो ज़रूरी है कि ये ऊपर चले तो ये नीचे आए, ये ऊपर जाए तो ये नीचे आए। मशीन का काम यही है ना, ठीक, ये तो मशीन है, तो हमें काम कराना है। इसे काम कराने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम रखना है। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन फिर आपका सेम होगा, सही है। अब जैसे मैंने पीछे में कर दिया था कि दोनों को जोड़ के निकाल दिया था, वो हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों एक लेवल पर नहीं है, ये वर्टिकली हैंग कर रहा है और ये अलग हैंग कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आया कि दोनों का एक्सेलरेशन हमें क्या रखना है, सेम रखना है। अब देखिए बनेगा कैसे, तो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि ये नीचे चल रहा है, क्वेश्चन में ये तो दिया नहीं कि कौन किधर चल रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये जो है ब्लॉक बी नीचे आ रही है, ब्लॉक बी नीचे आएगी, तो ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, ठीक है ना। चलिए अब पहले बी का देखो, ये नीचे जा रहा है तो इसका जो वेट होगा ना बी का, फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले हम वेट बनाते हैं। वेट कहाँ से लगता है, बॉडी के सेंटर से, ये बी है तो ये नीचे आएगा। इसका मास क्वेश्चन में दिया हुआ था, ब्लॉक ए ऑफ मास एम, इसका मास है एम, ठीक, एंड अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास कैपिटल एम, इसका मास है कैपिटल एम, ठीक। तो इन दोनों का मास दिया हुआ है, इसका कैपिटल एम है और इसका स्मॉल एम है। तो देखो अगर मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका वेट नीचे लगेगा एम जी, तो ये इसको पुल करेगा नीचे, जैसे ये पुल करेगा तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी मतलब इसमें टेंशन आ जाएगा। अब ये स्ट्रिंग इन लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेंशन कहीं भी चेंज नहीं होगा। पुल्ली भी लाइट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से ऐसे जो स्ट्रिंग है ना, इसके हर जगह टेंशन चेंज नहीं होगा। तो मान लो इस तरफ मैंने टेंशन बनाया और टेंशन आपका पेयर में होता है, ये होगा टी, यही टेंशन आपका इधर और इधर भी होगा टी, समझ में आया। इसमें ये ब्लॉक जो है वाई एक्सिस में चल रही है, इसमें कोई एक्स एक्सिस में मोशन नहीं है, सीधा नीचे आएगा, तो मुझे एक्स देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मोशन वाई में तो वाई में लेंगे। तो यहाँ पे नेट फोर्स अलोंग वाई, अगर मैं बी के लिए देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट, ये नेट फोर्स है और वाई एक्सिस में है, तो इसका नेट फोर्स होगा क्या, जो नेट फोर्स है आपका बी के लिए ये होगा क्या। इसमें एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखो, ये बी हो गया, इसका एक फोर्स लग रहा है नीचे एम और ऊपर लग रहा है, सॉरी फोर्स हो गया एम जी और ऊपर लग रहा है टेंशन टी,
बॉडी से बाहर जाने वाला टेंशन T यही है। ऊपर से नीचे आने वाला जो टेंशन है वो इस पुल्ली पे लग रहा है। मतलब मैं अगर पुल्ली को अलग कर दूं ना, तो पुल्ली पे एक टेंशन T इधर लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है इस तरफ, ये T पुल्ली पे ऐसे फोर्स लग रही है। ठीक, ये दोनों पुल्ली का था, ये वाला और ये वाला। ब्लॉक पे टेंशन ऊपर जाने वाला ये है और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हम नेट फोर्स ब्लॉक बी के लिए क्या लिखेंगे, mg, नीचे जाने वाला फोर्स बड़ा होगा mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स हुआ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ए, फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। बी का काम खत्म। ठीक, अब मुझे ए को देखना है ना। तो ए को देखेंगे तो ए में क्या होगा, देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ए का तो मास है स्मॉल m, इसकी जो वेट होगी ना, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में वेट बनाते हैं, जैसे यहाँ भी मैंने mg पहले बनाया था। तो वेट क्या होता है ना, ग्राउंड पे परपेंडिकुलर आता है। तो ये भी यहाँ पर ये ग्राउंड है आपका ये वाला, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर आएगा, तो इसके सेंटर से ऐसे, ये हो गया mg। ठीक, एक फोर्स ये हो गया। अब ये ब्लॉक जो है इस इंक्लाइन प्लेन को ऐसे पुश कर रहा है, यहाँ पर तो कोई सरफेस था नहीं, इसलिए एक ही दो फोर्स है। तो ये ब्लॉक ऐसे इसको पुश करेगा ऐसे, तो ये इंक्लाइन प्लेन भी इसको ऐसे पुश करेगा। तो ये दोनों जो पुश है कहाँ से लगा, ये कांटेक्ट फोर्स है, ये सेंटर से नहीं लग रहा है। ये कहाँ से लग रहा है आपका, वेट तो सेंटर से लगा चूंकि ग्रेविटी फोर्स है, लेकिन जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा ना, ये इसी सरफेस का कांटेक्ट है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहा है। तो यहाँ से एक फोर्स ऐसे गई, मान लो n है ना, इस बॉडी पे लगने वाला। अब इसका दूसरा पैर जो होगा वो इंक्लाइन प्लेन में ऐसे लगेगा, ये। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है वो इस इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन तो कहीं जा नहीं रहा और इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है, तो इस n को मत दिखाओ, है ना। हमने ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स दिखा दिया, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब आप देखिए एक टेंशन लग रहा है आपका इस तरफ, ये T। तो ये ब्लॉक था A, इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ये वाला है ना, ऐसे। एक ये mg, एक ये टेंशन और एक नॉर्मल फोर्स। ठीक, ये ब्लॉक चलेगा ऊपर, क्योंकि ये ब्लॉक आ रही है नीचे, B आ रहा है नीचे, तो ये ऊपर जाएगा। मतलब इसके लिए कोऑर्डिनेट फ्रेम ये हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। मतलब ये ब्लॉक इसी x के अलोंग चलेगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम हो गया। अब हमारी ड्यूटी क्या होगी कि ये जो तीन फोर्स है ना, इसको देखना है इसके अकॉर्डिंग कि कौन इसमें फिट कर रहा है। ठीक, तो आप देखो कि जो टेंशन है, ये टेंशन x एक्सिस पे आ गया, मतलब इसको मुझे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल फोर्स देखो, ये भी आपका y एक्सिस के अलोंग फिट बैठ रहा है, मतलब मुझे इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन mg, इस mg को उठा के यहाँ देखो, ऐसे आएगा। अब ये mg ना तो x पे है ना ही y पे है ना। मुझे फोर्स देखनी होगी या तो x में या फिर y में। तो इसका मतलब हो गया कि मुझे ये तीन फोर्स में सिर्फ mg को रिजॉल्व करना है, n और t को रिजॉल्व नहीं करना है। तो mg की वैल्यू इस x के अलोंग चाहिए, mg की वैल्यू इस y के अलोंग चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि mg का रिजोल्यूशन होगा कैसे। तो अब आप इस a पे ध्यान दो ठीक से, ये थीटा है, तो अगर मैं ये लाइन को ऐसे बढ़ा दूं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगा तो इधर भी 90 डिग्री होगा, और इसको ऐसे बढ़ा दो सीधा, ये थीटा है, ये 90 है,
क्या कह रहा हूँ मैं, देखिए देखो यही है ना, इस ब्लॉक को अगर मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट बना दूँ, ठीक है, ये ब्लॉक को ऐसे पॉइंट बना दे, ये थीटा है। अब इस पे एक फोर्स एम से लग रहा है mg, यही फ्री बॉडी डायग्राम है, एक टेंशन लग रहा है ऐसे, और ये लग रहा है नॉर्मल, ठीक है, ये लग रहा है। मुझे इसको रिजॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ से ऐसे खींचा लाइन। अब देखिए ये थीटा, इस लाइन को अगर मैं सीधा बढ़ा दूँ तो ये 90 हो जाएगा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से यहाँ ये भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल अपने आप थीटा आ जाएगा। समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ थीटा लिख दिया था। तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे समझिए, देखो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ये इंक्लाइन प्लेन है, आप ए को पॉइंट बना दो, ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया एंगल थीटा, इसका वेट लग रहा है नीचे mg, पहला चीज। अब जैसे ही mg बना, ये हो गया नॉर्मल फोर्स, और इधर हो गया आपका टेंशन T, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम यही है। ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, ये ए बॉडी है, तो mg का इस थीटा इधर है तो ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा। अब ये mg cos थीटा y पे फिट बैठ रहा है, क्योंकि प्लेन हमारा यही है ना, x और y, है ना, और mg का दूसरा कंपोनेंट यूं आ जाएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, ये क्या हो गया आपका mg sin थीटा, ठीक है, समझ में आया। अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब सही बन गया। अब आप देखिए, एक इक्वेशन तो हमारा ये था mg माइनस टी इजकल टू एम ए, कैपिटल एम ए, है ना। अब मुझे इसके लिए इक्वेशन बनाना है, तो इसका जो ये दिख रहा है ना आपको x और y, तो x एक्सिस में कितने फोर्स लग रहे हैं, ये t और एक mg साइन थीटा नीचे, हाँ, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जा रहा है इधर, तो हम क्या लिखेंगे इसको, t माइनस mg साइन थीटा, स्मॉल mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, ये x एक्सिस में एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये तो स्टार्टिंग में ही बताया। दूसरा इक्वेशन हो गया, ये वाला जो दिख रहा है आपको y एक्सिस में, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि बॉडी ऐसे चल रही है x एक्सिस पे, y पे नहीं चल रही है, तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस क्या है आपका, 0 है, मतलब n माइनस एम जी साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे ये मिला कि n जो है आपका एम जी कॉस थीटा के बराबर है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये ग्राउंड पे चल रहा है, लेकिन y एक्सिस में इस मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब समझ में आया। तो ओवरऑल अब आप ये देखिए कि इस ब्लॉक अगर एक इधर चल रहा है प्लेन पे, तो इसकी एक्सेलरेशन a इस प्लेन के अलॉन्ग ही होगी, जो स्ट्रिंग था बंधा हुआ, ठीक है, तो मुझे इसमें y लेने का ज़रूरत नहीं था। अब यही दो इक्वेशन आए दोनों ब्लॉक का, मुझे टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, क्या बचेगा, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब m प्लस एम इंटू ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा, क्या आ जाएगा यहाँ से, m माइनस एम साइन थीटा इंटू जी डिवाइड बाई m प्लस एम, यही आपका एक्सेलरेशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब मुझे टेंशन निकालना है, तो इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो, डायग्राम तो हमारा, इक्वेशन तो हमने बना ही लिया। इस एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी एक में डाल दो, टेंशन आ जाएगा, है ना। तो एम जी माइनस टी इजकल टू एम ए, ए आपका क्या है,
एम माइनस एम साइन थीटा इंटू जी बाय एम प्लस एम। ठीक है, तो टी की वैल्यू निकालनी, टी इधर निगेटिव है, तो अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊं पॉजिटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू एम जी, इसमें इसको माइनस कर देंगे, माइनस, अब देखो ये एम इंटू जी एक तरफ कर दो, एम प्लस एम, है ना। अब मैं अगर एम जी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस दिस बाय दिस, वन माइनस एम साइन थीटा डिवाइड बाय एम प्लस एम, ये टेंशन हो गया। अब इसको और फर्दर एलसीएम लेने से हमें कोई फायदा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं मुझे, मिल सकता है क्या, जितना चाहो डिराइव कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम का प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ये आपको देखना है कि ये क्या क्या कैसे बनाया इक्वेशन को, ये आपको समझना है। पीडीएफ मैंने शेयर किया, उसमें अब आप आगे देखना कैसे कैसे बनता है, फिर कल हम और बताएंगे आपको। इसका कोई लिमिट नहीं है ना। आपको ये टेक्निक समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या है, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन, टेंशन, ये सब चीज़ें सिर्फ समझनी है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे फिर लगे रहोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। इसमें क्वेश्चन आपकी कोई लिमिट नहीं, क्या आएगा नहीं आएगा, आपको कंसेप्ट पता है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो हूबहू क्वेश्चन तो आज तक कभी नहीं आया है ना, एज इट इज़ नहीं आएगा। मतलब अगर आप चाहेंगे कि मैं इसको याद कर लूँ इस पैटर्न पे और क्वेश्चन बना लूँ बोर्ड में या कंपटीशन में, तो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल वाली बात, इसमें लक वाली बात हो जाएगी कि हाँ वाकई जो पढ़ा हुआ है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। समझ में कर लो, इस टॉपिक का प्रैक्टिस ही एक उपाय है मात्र। आपके पास जो भी बुक है उसे बनाइए, और ये ध्यान में रखना कि क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, बनाओ तो खुद से बनना चाहिए। अगर आपको डाउट होने लगेगा ना, मान लो 10 क्वेश्चन बनाए और उसमें आपको 10 में डाउट है, इसका मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बार बार इस चीज़ को सीखना होगा, समझना होगा। ठीक, और इच्छा भी चाहिए, मतलब एक होता है ना, एक इच्छा शक्ति भी चाहिए कि नहीं हम बनाएंगे, कुछ कलम तो चलाएं। फिजिक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो कलम चलाएंगे ही नहीं, है ना। बिना कलम चलाए, है ना, बिना काटा पीटी के नहीं कुछ होगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो आसान क्वेश्चन का करो चाहे टफ क्वेश्चन का करो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू।